हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज से मैं एसएससी सीजीएल 2023 और एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर में आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा कुछ नए क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप अपने मैथ को और बूस्ट करना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस सेशन के साथ ज़रूर जुड़ें। और वीडियो देखने के दौरान आप क्वेश्चन जब आए तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से जो है क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन देखें। वीडियो अगर पसंद आया आप लोग को तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो मेरे यूट्यूब वो टेलीग्राम चैनल जो है सक्सेस गुरुकुल पर मिल जाएगा आपको, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है राम 12.1/2% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 6800 रुपए जो है उधार लेता है। वह दो समान किस्तों में भुगतान करने के लिए सहमत होता है, उसकी प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए। देखिए, राम जो है 12.1/2% पर कुछ पैसे उधार लेता है, 6800 रुपये। 12.1/2% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 1/8। यानी अगर वो 8 रुपया लिया है उधार तो उसको देना कितना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा 9 रुपया पहले साल। लेकिन वह दो किस्तों में चाह रहा है कि वो चुका है, ठीक है, दो किस्तों में चुका है। तो अगला किस्त के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे तो 64 अगर रुपया लिया होता तो उसको देना पड़ता कितना, 81 रुपया। तो एक किस्त अगर 8 लिया होता तो देता 9 और दूसरा किस्त अगर 64 लिया होता तो देता 81। क्योंकि दोनों किस्त समान है तो इसको भी हमें 81 बनाना पड़ेगा। तो इसको भी हम क्या करते हैं, 9 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, 72 से कितना हो गया, 81। और यहाँ देखिएगा सेकेंड ईयर में यानी सेकेंड किस्त में 64 से 81, तो दोनों किस्त बराबर हो गया। तो टोटल राशि इसने ली कितनी, तो 4 और 2 6 और इधर हो गया 13, 136 यूनिट। जबकि देना पड़ा कितना, 162, टोटल 162 देना। तो इसका मतलब हुआ कि वो 136 लिया तो 162 दिया, जिसमें प्रत्येक किस्त का जो राशि है वो 81 यूनिट के बराबर। जबकि हमें दे रखा है कि वो लिया कितना, 6800 रुपये। तो यानी 136 यूनिट जो है वही किसके बराबर है, वही 6800 के बराबर है। तो हमें 81 यूनिट का वैल्यू निकालना है ना। तो ये 68 दूना 136 कट जाएगा और 2 से 100 कट जाएगा कितना, 50 बार। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 50 रुपये। हमें कितना यूनिट का चाहिए, प्रत्येक किस्त कितनी की है, 81 की। तो 81 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 81 गुना 50, 0 5 और 8 5 40। यानी प्रत्येक किस्त कितना का हो जाएगा, 4050 रुपए का हो जाएगा। तो जब भी इस तरह से किस्तों में भुगतान किया जाए, जैसे 2 किस्त 3 किस्त, तो पहला किस्त में 1/8 का मतलब हुआ कि 8 लिया होगा तो किस्त उसको 9 देना था। दूसरा किस्त में फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 64 लिया था तो उसको 81 देना पड़ेगा। इसी तरह अगर इसका 3 किस्त में चुकता करता तो 8 का क्यू हो जाता है ना, और इधर 9 का क्यू हो जाता। क्योंकि दोनों किस्त बराबर है तो इस किस्त को भी 81 करने के लिए 9 से गुना कर लिए। तो इस तरह का मतलब हो गया कि अगर 72 लिया था तो उसको 81 देना था पहला किस्त में, और दूसरा किस्त में 64 के बदले 81 देना था। यानी टोटल अगर उसने 136 लिया होता तो उसको 162 देना पड़ता, जिसमें प्रत्येक किस्त का 81 मूल्य, ठीक है। तो टोटल उसने लिया था कितना, 6800 रुपये। और यहाँ यूनिट के हिसाब से टोटल कितना लिया है, 136 यूनिट। तो 136 यूनिट ही 6800 के बराबर है। हमें 81 यूनिट का वैल्यू निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री का मान निकालिए। अब देखिए, कॉस 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 80,
इन सभी जो एंगल है, इस एंगल का हमें एग्जैक्ट मान नहीं पता है, लेकिन cos 60 डिग्री का मान हमें पता है कितना 1/2। cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हम cos 20 डिग्री और 40 डिग्री 80 डिग्री का मान निकाल के रखेंगे? नहीं। ये एक जो है एक फॉर्म बनाता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा और इंटू में अगर cos 60 प्लस थीटा हो, ठीक है, या cos थीटा इंटू cos 120 माइनस थीटा और इंटू में cos 120 प्लस थीटा हो, तो इन दोनों का जो मान होता है वो 1/4 इंटू cos 3 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा अगर इस फॉर्म का है, या cos थीटा इंटू cos 120 माइनस थीटा इंटू cos 120 प्लस थीटा, तो इसका वैल्यू 1/4 इंटू cos 3 थीटा के बराबर होता है। इसी तरह सेम साइन में भी आप कर सकते हो, यानी साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, या इसी तरह 120 में रहे तो वहां भी क्या हो जाएगा 1/4 इंटू साइन 3 थीटा हो जाएगा, अगर साइन के टर्म में होगा तो यहाँ आप देखो कि अगर थीटा हमारा 20 डिग्री है तो cos 20 डिग्री हमारा 20 डिग्री थीटा हो गया, तो क्या cos 40 को हम लोग 60 माइनस 20 लिख सकते हैं, और cos 80 को क्या लिख सकते हैं, cos 80 को लिख सकते हैं 60 प्लस 20 और इंटू में है 1/2। तो आप देखोगे ये स्ट्रक्चर हो गया ना, जहां थीटा की जगह कितना है 20 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू cos 3 थीटा, यानी 3 इंटू 20 डिग्री और बाहर में है इंटू 1/2। तो ये हो गया 1/8 इंटू cos 3 गुना 20 कितना हो जाएगा 60, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो 1/8 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/16, यानी 1/16। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, या cos थीटा इंटू cos 120 माइनस थीटा इंटू cos 120 प्लस थीटा हो, तो इसका वैल्यू 1/4 इंटू cos 3 थीटा हो जाएगा। यही चीज आप साइन में अप्लाई करोगे तो 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। कह रहा है दो बेलनों का जो व्यास है उनके आयतन बराबर है का अनुपात जो है 3:2 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो दो बेलन है जिनका आयतन बराबर दिया हुआ है और उनके व्यास का अनुपात, तो अगर व्यास का अनुपात क्या होगा, जो व्यास का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा। तो कह सकते हैं कि दोनों बेलनों के जो त्रिज्या का अनुपात है, यानी R1 अनुपात R2, वो कितना है 3:2 है, क्योंकि जो व्यास का अनुपात वही त्रिज्या का अनुपात। अब कह रहा है कि दोनों बेलन का आयतन बराबर है, तो पहले बेलन का आयतन पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 बराबर है दूसरे बेलन का आयतन पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमें क्या चाहिए H1 अपॉन H2, दोनों बेलनों की ऊंचाई का अनुपात। इधर हो गया R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर, R2 अपॉन R1 बाई R2 है 3:2, गलती मत कीजिएगा, यहाँ R1 बटा R2 है और यहाँ R2 बटा R1 आया है, तो क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा ना, R2 ऊपर है R1 नीचे है, यानी 4/9, यानी 4:3। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, बेलन हो या कहीं भी, अगर आपको आयतन इक्वल दिया हुआ है और उसमें त्रिज्या और ऊंचाई वाला चीज है, जैसे शंकु और बेलन में स्पेशल बता रहे हैं, तो अगर आयतन बराबर है तो वैसे केस में ऊंचाई का अनुपात त्रिज्या के उल्टे का स्क्वायर है ना, जो उसका व्युत्क्रम होगा ना उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब त्रिज्या अगर 3:2 में है तो इनकी ऊंचाई का अनुपात 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हैं, ये क्या हो गया 4:9। 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 का औसत 34। यदि शेष दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 11 संख्या का एवरेज हमें दे रखा है 36,
जबकि इसमें से 9 संख्या का जो औसत है वो 34 है। तो बाकी 2 संख्या का औसत कितना होगा ये हम लोग पता कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो आप देखोगे कि 11 का 36 है, मतलब सबका 36-36 होना चाहिए, तो इस 2 का भी 36-36 होना चाहिए। लेकिन ये जो 9 है ये 34-34 ही है इसके पास, यानी ये 9 जो है 9 वो 2 छोड़कर जा रहा है। 9 में से प्रत्येक कितना छोड़कर जा रहा है? 2। तो 9 में टोटल कितना छोड़ेगा? तो 9 दूना 18। ये 18 मिल जाएगा किसको? ये बाकी जो 2 बचा है इसको। तो दोनों को हम लोग कितना कितना दे देंगे? 18/2 यानी 36 प्लस 9 यानी 45, यानी शेष जो 2 बच गया उसका औसत कितना है? 45 है। अब कह रहा है कि यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात जो है 2:3 है, ये 2 का औसत है, याद रखिएगा। तो जो 2 का योग होगा वो योग कितना हो जाएगा? तो 45 गुना 2, 2 का है यानी 90। अब इस 90 में 2 संख्याएं हैं जिसमें रेशियो कितना कितना का है? 2 3 का है, यानी एक संख्या 2 यूनिट है तो दूसरा संख्या 3 यूनिट, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 90 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 18 हो जाएगा। आपसे पूछा है छोटी संख्या कितना यूनिट है? 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता है तो आप गुना करके भी यहाँ निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन डेटा थोड़ा बड़ा होगा या दशमलव में होगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ तो नॉर्मल थोड़ा डेटा है तो आप गुना कर सकते हो। 11 का योग कितना हो गया? 11 का योग 11 गुना 36, तो 360 और 36 396 हो जाएगा। उसके बाद 9 का औसत दिया हुआ है 34, तो 9 का योग क्या हो जाएगा? 9 गुना 34 यानी 340 माइनस 34 यानी 306, ठीक है। तो ये 11 गो का है और ये 9 गो का है, तो अगर इसमें से इसको हम घटा ले तो क्या आ जाएगा? 90। ये 90 कितना का योग है? 2 का योग है, और इसी 2 का योग जो है इसका अनुपात दे रखा है 2:3, यानी ये जो 90 है वो 5 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ से आप 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या है वो छोटी संख्या कौन हो गई? 36 हो गई। अगर एक चुनाव में ए को बी से 20% अधिक वोट मिले लेकिन सी से 40% कम वोट मिले, यदि सी को ए से 1840 अधिक वोट मिले तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ए को जो है ना वो बी से 20% अधिक मिला, यानी बी का कितना मिला? 120%, यानी कह सकते हैं कि a बाई बी कितना हो गया? 120/100, यानी 6/5। फिर कह रहा है कि उसी a को जो है c से 40% कम मिला, उसी a को c से 40% कम, यानी c का कितना प्रतिशत मिला? 60%, यानी कह सकते हैं कि a बाई सी कितना हो जाएगा? 60/100। हम 20 से नहीं काटेंगे, हम 10 से 10 काट लेते हैं, 6/10। कारण देखिए यहाँ भी a कितना है? 6 है, और यहाँ भी a कितना है? 6 है, तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से हमें a रेशियो b रेशियो c पता हो जाएगा। a रेशियो b रेशियो c, a कितना है? 6 है, ठीक है। b कितना है? 5 है, और c कितना है? 10 है। तो ये आ गया a रेशियो b रेशियो c। अब कह रहा है इसमें c को ज्यादा मिलता है a से, कितना? 1840। यहाँ देखिएगा कि c को a से कितना ज्यादा मिल रहा है? 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट का वैल्यू ही 1840 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 चक 16, 2 6 चक 24 और 0, 4 चक 16 6 चक 24 0, 1 यूनिट का वैल्यू 460 हो गया। आपसे पूछ रहा है कुल मत, तो a को 6 यूनिट, b को 5 और c को 10, कितना हो गया? 21 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 460 गुना, तो 1 0 लास्ट में होगा और उसके बाद सेकेंड डिजिट जो होगा वो 6 होगा। देखोगे 0 तो एक ही में है, डी में, ये आपका ऑप्शन है। कह रहा है ए ने एक उत्पाद को 20,000 रुपए में खरीदा और बी को 25% लाभ पर बेच दिया। बी ने इसे सी को 15% हानि पर दिया और सी ने वापस इसे ए को 20,000 रुपए में बेच दिया। सी की हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ए है, बी है, सी है। ए ने बी को दिया 25% लाभ,
25% का मतलब होता है 1/4। मतलब ए ने 4 का सामान कितना में दे दिया, बी को 5 में दे। बी जो है सी को 15% हानि पर बेच रहा है। 15% का मतलब होता है कितना, 3/20। यानी बी ने जो 20 का सामान था उसको सी को कितना में दे दिया, 17 में। यानी 20/3 की हानि हो गई तो 17 में दे दिया। तो देखोगे यहाँ बी 5 है, यहाँ बी 20 है, समान करना पड़ेगा। इसको हम गुना कर लेते कितना से, 4 से, तो दोनों जगह बी 20-20 हो जाएगा। तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी पता हो गया कि ए का क्रय मूल्य 16 था, बी का 20 था और सी का 17 था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसमें क्या करेंगे, अब रुपए में निकालेंगे कि सी जो है 20,000 में दे दिया तो सी को पहले कितना पड़ा था वो निकालेंगे और तब देखेंगे कि सी का कितना लाभ या हानि हुआ। लेकिन इस चीज को समझिए कि ए ने जो खरीदा था वो भी 20,000 में खरीदा था और सी ने जो बेचा है वो भी 20,000 में बेचा है। तो ए जो 20,000 में खरीदा था, ए का यूनिट जो है क्रय मूल्य का वो कितना है, 16 यूनिट। यानी हम कह सकते हैं कि 16 यूनिट ही कितना है, 20,000 रुपए है। 16 यूनिट ही क्या है, 20,000 रुपए है। और जब सी जब ए को फिर से बेचा तो 20,000 में बेचा, मतलब कितना यूनिट में बेचा, 16 यूनिट में ही। हम रुपए में काम नहीं करेंगे, परसेंटेज हमें निकालना है ना। तो 20, क्योंकि 20,000 पे ही बात हो रहा है, 20,000 में ए ही खरीदा था और 20,000 में फिर सी बेच दिया ए को। यानी 20,000 रुपए 16 यूनिट के बराबर है और फिर सी जो है 20,000 में ए को बेच दिया, मतलब 16 यूनिट में ही बेच दिया। जबकि सी खरीदा कितना में था, 17 यूनिट में। ये देखने का पॉइंट है यहाँ पे कि सी खरीदा था 17 यूनिट में और बेच रहा है 16 यूनिट में। बताइए उसको हानि हुआ या लाभ हुआ, हानि हुआ। कितना का, 1 का। कितना में, 17 में, क्योंकि 17 में खरीदा था 16 में बेच दिया। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% हो जाएगा, 17×5 = 85, 15 और 17×8 = 136, इधर हो जाएगा 14, 17×8 = 36। ये जो है 5.88%, यानी लगभग में 5.8%। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि 20,000 में ही सी बेच रहा है, यानी जितना में ए खरीदा था उतना में ही सी बेच रहा है को। यानी ए 16 यूनिट में खरीदा था तो सी भी 16 यूनिट में ही बेच रहा है, जबकि सी खरीदा था कितना में, 17 यूनिट। कह रहा है एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक सतह की त्रिज्या बाहरी त्रिज्या से 14.2/7% कम है। दोनों सतहों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों के बीच का जो अंतर है वो 650 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसमें डाले गए दूध की मात्रा ज्ञात की। देखिए सबसे पहले तो हमें त्रिज्या के बारे में बता रखा है कि जो अंदर की त्रिज्या है ना वो बाहर की त्रिज्या से इतना कम है। 14.2/7% का मतलब होता है 1/7। कहने का मतलब कि अगर बाहरी त्रिज्या, बड़ा वाला त्रिज्या 7 है तो जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितना है, 6 है। 7 में 1 कम है यानी 6 है। तो हम मान सकते हैं कि जो बड़ा वाला त्रिज्या है वो कितना है, 7x है और छोटा वाला त्रिज्या जो है 6x है। हमें दे रखा है इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर, यानी आंतरिक और बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर। आपको पता है कि जो अर्धगोला होता है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। 2πr², तो यहाँ कैपिटल R² माइनस 2π स्मॉल r², ये दे रखा है कितना, 650 पाई। यहाँ से 2π कॉमन हो जाएगा, R² 49x² माइनस 36x² इक्वल टू 650 पाई। पाई से पाई हो गया कैंसिल और यहाँ पर हो गया कितना, 2 × 13x² इक्वल टू 650। 13 से कट जाएगा 50 बार में, 13×5 = 65 और 2 से कट 25, यानी x² का वैल्यू कितना आ गया, 25। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो हमें पता चल गया कि जो इसका अंदर का, बाहर का त्रिज्या है वो 35 है और जो अंदर का त्रिज्या है वो कितना है, 30। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इस खोखले कटोरे में जो है कितना दूध आएगा, मतलब वो कटोरे का आयतन पूछ रहा है
और आयतन जब पूछ रहा है तो आयतन निकालने में किसका जो है त्रिज्या, कौन सा त्रिज्या यूज होगा, अंदर वाला, क्योंकि दूध जो अटेगा वो तो आंतरिक सतह में अटेगा ना, आंतरिक जो उसका आयतन होगा। तो हम लोग यहाँ से अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 पाई, और आर कितना हो जाएगा 30 का क्यूब, यानी 2/3 पाई, 3 का क्यूब 27, 1 0 2 0 3 0। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा कितना 9 बार में, यानी 9 दूना 18 पाई 0 0 0, और चूंकि सारा काम सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। ठीक है, 18,000 पाई सेंटीमीटर। कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए दे रखा है 80 डिग्री, एंगल बी दे रखा है 60 डिग्री, एडी जो है माध्यिका है तथा एई लंबवत है बीसी पर, तो एंगल डी ए ई ज्ञात करना है। एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें हमें दे रखा है एंगल ए और एंगल बी, और ये भी कह रहा है कि एडी जो है, एडी एक क्या है, माध्यिका है, और माध्यिका जो है क्वेश्चन है बीच में होना चाहिए, माध्यिका एडी इसका क्या है, माध्यिका है, और यहाँ से जो है एई इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपसे पूछ रहा है डी ए ई, यानी ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल डी ए ई जो होता है, एंगल डी ए ई यानी माध्यिका और लंब के बीच का जो कोण होगा वो एंगल बी और एंगल सी के डिफरेंस का आधा होता है। अब यहाँ पर ये सिंबल बनाने का मतलब हुआ कि कोई भी एंगल इसमें बड़ा या छोटा हो सकता है, एंगल बी बड़ा हो या एंगल सी बड़ा हो, दोनों का डिफरेंस, मतलब जो बड़ा हो उसमें से छोटा को घटाना है। तो यहाँ पर आपको एंगल ए दे रखा है कितना 80, एंगल बी दे रखा है कितना 60, तो एंगल सी तो पता नहीं, निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 140, और तीनों होता है कितना 180 डिग्री। तो जो एंगल सी होगा आपका वो 180 में से 140 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो एंगल सी आपके पास आ गया 40 और एंगल बी है कितना 60। तो 60 माइनस 40/2 यानी कितना डिग्री हो जाएगा 10 डिग्री। कह रहा है एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे जिनमें से 38 टूट गया, उसने शेष अंडों को 4.8 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा और इस प्रकार उसे जो है 8% का लाभ हुआ। तो उसका कुल निवेश यानी उसका कुल क्रय मूल्य क्या है ये पूछ रहा है। तो खरीदे थे कितने 200 अंडे, उसमें से 38 टूट गए, तो उसके पास बचे कितने 162। ये 162 को वो बेच रहा है 4.8 रुपए प्रति दर्जन, यानी 12 पीस का 4.8 रुपए। तो एक पीस अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा 12×4 यानी 0.4। ये विक्रय मूल्य है, ये एक अंडे का क्या है विक्रय मूल्य है। तो अगर हम कहें कि ये 0.4 जो हम लोग बेच रहे हैं उसमें लाभ कितना है 8%, यानी ये कितना का वैल्यू है 108 का वैल्यू है। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है मतलब कितना का वैल्यू निकालना है 100 का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या आ गया, ये एक अंडे का क्रय मूल्य आ गया। हमें कितना का निकालना है, हमें 162 का निकालना। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक जीरो से ये दशमलव खत्म हो गया, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूना 8 और 7 छक 28, 27 बार में, 27 से ये कट जाएगा 6 बार में, कितना हो गया। ठीक है, तो जो अंडे का टोटल इन्वेस्टमेंट अंडे में किया गया था वो कितने रुपए का किया गया था 60 रुपए। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यार 200 अंडे का निकालना है, नहीं, यहाँ जो काम हो रहा है जो हम अंडे बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं सिर्फ 162, यानी इस 38 का कोई लेना देना नहीं है।
यानी यहाँ से जो भी क्रय मूल्य हमें मिलेगा वो 200 अंडे का ही मिलेगा, लेकिन उसमें इस 38 की गिनती नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कह रहा है कि इतना का जो है मान निकालना है, tan 57 डिग्री प्लस cot 37 डिग्री बटा tan 33 डिग्री प्लस cot 53 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक एक्सप्रेशन देख लीजिए, एक व्यंजक है कि tan थीटा प्लस अल्फा कर दें यहाँ पे, tan अल्फा प्लस tan cot बीटा बटा tan 90 माइनस अल्फा प्लस cot 90 माइनस प्लस यहाँ पे दे रखा है tan, यहाँ पे tan 90 माइनस अल्फा, यहाँ cot 90 माइनस। तो ये स्ट्रक्चर जब भी रहे tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा tan 90 माइनस अल्फा प्लस tan 90 cot 90 माइनस बीटा, तो इसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा tan अल्फा इंटू कॉट बीटा, tan अल्फा इंटू कॉट बीटा। ठीक है, कैसे, तो tan 90 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फा, और cot 90 माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, tan बीटा। सबको tan में कन्वर्ट करेंगे, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करके बताते हैं। ये हो जाएगा आपका tan अल्फा प्लस कॉट बीटा बटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा। tan 90 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फा, और cot 90 माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, tan बीटा। आप इसमें से जितना भी कॉट है उसको tan में कन्वर्ट कर लीजिए, tan अल्फा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan बीटा, और नीचे tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan अल्फा प्लस tan बीटा। जब इसका ऊपर नीचे आप एलसीएम करोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर में tan अल्फा इंटू tan बीटा प्लस 1 बटा tan बीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा बटा tan अल्फा। तो आप देखोगे ये दोनों सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से tan अल्फा ऊपर, tan अल्फा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, tan बीटा, और tan बीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, cot। ये हो गया tan अल्फा इंटू cot। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखना। अब इसको इससे कैसे रिलेट करना है, तो आप देखो ये क्या है, tan 57 प्लस cot 37, और नीचे वाला को आप ध्यान से देखो, तो tan 33 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 57 नहीं लिख सकते, tan 90 माइनस 57, और cot 53 को क्या लिख सकते हैं, cot 53 को cot 90 माइनस 37, 90 माइनस 37। तो आप देखोगे ये tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा tan 90 माइनस अल्फा प्लस tan cot 90 माइनस बीटा का स्ट्रक्चर है, जिसका आंसर हमेशा क्या आएगा, tan अल्फा इंटू cot बीटा, यानी ऊपर वाला जो प्लस में है ना वही इंटू में आ जाएगा। तो tan 57 इंटू cot 37, आंसर डी। आप इसको भी तोड़ सकते हो, इसको भी tan में और इसको भी tan में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, ये आंसर आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व किए ना बीटा अल्फा में करके, वैसे ही cot 37 को क्या लिख देना, 1/tan 37, और cot 53 को 1/tan 53, और इसको कन्वर्ट करके आप जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।
तरह एक समकोण पिरामिड का जो आधार है वो 324 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का वर्ग है। यदि पिरामिड का आयतन 1296 वर्ग मीटर है तो तिरछी सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए वर्ग मीटर में। देखिए, सबसे पहले तो आपको पिरामिड समझना होगा। तो यहाँ पे मैंने पिरामिड का एक पिक्चर बना दिया है, क्योंकि ये 3D है। जो पिरामिड होता है वो 3D होता है, तो ऐसे बनाना 2D पे संभव नहीं है, मतलब उस तरह से फीलिंग नहीं आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दिया। देखिए, ये है एक पिरामिड जिसका आधार एक क्या है, वर्ग है। ये एक वर्गाकार आधार वाला पिरामिड है। यहाँ पे जाके सभी जो है एक बिंदु पर मिल जाएंगी। ये जो इसका बीच में यहाँ शीर्ष से नीचे आधार तल पर जो होगा ये इसका ऊंचाई होगा, और यहाँ से इस कोर को मिलाने वाला जो होगा ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, यानी तिरछी ऊंचाई। ठीक है, ये इसी को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तिरछी ऊंचाई। तो ये ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो ये अगर हमें पता है ये, और यहाँ से हमें ये डिस्टेंस पता है, ये वाला जो कि वर्ग की भुजा की आधी हो जाएगी, क्योंकि बीच में पड़ता है। यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है कि जो उसका आधार है ना वो 324 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एक वर्ग है। मतलब क्या, उस वर्ग की भुजा कितनी है, 324 अगर उसका एरिया है तो भुजा कितना हो गया, 18। तो अगर ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो हमें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता हो गया 9। अब हम अगर ये ऊंचाई निकाल ले तो हमें स्लैंट हाइट पता हो जाएगा। अच्छा, स्लैंट हाइट क्यों निकालना है, तिरछी ऊंचाई, क्योंकि हमें तिरछी सतह का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये जो है स्लैंट एरिया हमें निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। इसको लेटरल सरफेस एरिया भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये वाला जो चारों तरफ का एरिया है ये निकालना है। अच्छा, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट, नॉट हाइट, स्लैंट हाइट। तो पिरामिड का जो सरफेस एरिया होता है, सैलेंट सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, वो कितना हो जाता है, 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हाइट निकालना है, स्लैंट हाइट। उसके लिए हाइट निकालना पड़ेगा, और उस हाइट को निकालने के लिए पिरामिड का आयतन दे रखा है। पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई। ठीक है, ये दे रखा है कितना, 1296, 1296। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल हमें पता है 324, ऊंचाई हमें पता नहीं है, h इक्वल टू 1296। तो यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 0, 3 अठे 24, और 12 अठे 96, ये 12 बार में कट। h पता हो गया कितना, h पता हो गया 12। बताइए, समकोण त्रिभुज में ये 12 है, ये 9 है, तो आपको कर्ण पता है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये आपका हो गया तिरछी ऊंचाई, जो कि कितना आ जाएगा, 15। 144 प्लस 81 225 15। तो हमें क्या पता हो गया, स्लैंट हाइट पता हो गया, पेरीमीटर पता है, वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो जो इसका एरिया हो जाएगा, स्लैंट सरफेस एरिया, 1/2 इंटू पेरीमीटर यानी परिधि 4 गुना भुजा यानी 4 गुना 18, और स्लैंट हाइट कितना हो गया, 15 हो गया। 2 से कट गया ये 2 बार में, और 15 दूना 30 और 18 तिहाई 54, 540 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये वाला लाइन है, इसको हम लोग कोर बोलते हैं। ठीक है, किनारा, ये लाइन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर। तो कभी कभी इस कोर का लेंथ भी पूछ देता है, तो इस कोर का लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से अगर इसको हम ये मिला दे, ठीक है, ये मिला दे, तो ये भी यहाँ जो बन रहा है इस तरह से, ये वाला फिगर, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ये 12 है। ये कैसे पता होगा, तो ये इस वर्ग का विकर्ण का आधा होगा, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा। ठीक है, तो √2 इंटू भुजा, तो ये वाला हो जाएगा भुजा बटा √2। ये पता कर लेंगे, ये पता कर लेंगे, तो हमें इस कोर की लंबाई भी पता हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ट्रक एक निश्चित गति से
315 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है तो समान दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। इसकी मूल गति का 85.5/7% किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? अब देखिए, डायरेक्ट अगर गति पूछता तो आप ऑप्शन से चेक करके बता सकते थे, इसलिए जो है ये गति न पूछ के उस गति का कुछ परसेंटेज पूछा है ना। तो जब भी आपको कोई डिस्टेंस दिया हो और कुछ स्पीड बढ़ाने या घटाने से कुछ समय ज़्यादा या कम लग रहा हो तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि D इक्वल टू S1 इंटू S2 बटा डेल्टा S इंटू डेल्टा T। इसका यूज कब करना है? जब भी आपको गति में डिस्टेंस दिया हो और गति में कुछ कमी या वृद्धि करने के कारण समय में कुछ कमी या वृद्धि हो रहा हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। S1 क्या है? S1 है शुरुआत में जो स्पीड था वो, S2 क्या है? बाद में जो स्पीड हो गया वो, डेल्टा S दोनों के स्पीड का अंतर, और डेल्टा T उस स्पीड के अंतर के कारण समय में कितना अंतर पड़ा। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे D दे रखा है कितना, 315। S1 हमें पता नहीं है, मान लेते S1 S है। ठीक है, शुरुआत में स्पीड कितनी थी? S, बाद में स्पीड 18 कम करनी है यानी S माइनस 18 बटा डेल्टा S, यानी स्पीड में कितने का अंतर है? 18 का। जो 18 घटाएं या 18 बढ़ाएं, जो घटा या बढ़ा वही तो डिफरेंस है। तो स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया? 18, और इसके कारण समय में कितना का डिफरेंस हुआ? 2। ठीक है, 2 से कट गया, ये कितना बार में? 9 बार में। तो यहाँ से पता चल गया कि S इंटू S माइनस 18 इक्वल टू 315 गुना 9। बहुत सारे बच्चे यहाँ से द्विघात बना लेते हैं, आप लोग को द्विघात नहीं बनाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हिट एंड ट्रायल करना है कि हमें इस दोनों प्रोडक्ट को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 18 का हो, और उसको करने का बहुत सिंपल तरीका है, जो छोटा नंबर है ना उसको इसमें से निकाल के फैक्टर देते चलो। तो आप देखो ये 5 से कट रहा है तो पहले 5 से ही ट्राई कर लेते हैं। 6 पचे 30 और 5 तिहाई 15, तो इसको लिख सकते हैं 63 गुना 5 और गुना 9। इस 5 को इसमें गुना कर लो तो देखो कितना हो जाएगा, 63 गुना 45। जैसे आप गुना करोगे दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कितना का, 18 का है, यानी S इंटू S माइनस 18 इक्वल टू इतना है। इसका मतलब S का वैल्यू कितना हो गया? 63 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो ट्रक की स्पीड थी वो कितनी थी? 63 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे इसका पूछा है 85.5/7%, है ना। तो ये कितना होता है? ये होता है 6/7। 85.5/7%, याद रखिएगा फ्रैक्शन में कितना होता है? 6/7। अब बदल भी सकते हो, 7 पचे 35 और 5 40 और 7 अठे 56 और 4 600, तो 600/7 यानी 6/7। हमें इसका 6/7 निकालना है, तो ये कट जाएगा 9 बार में, 9 छक 54 किलोमीटर प्रति। जो ट्रक का एक्चुअल स्पीड था उसका इतना परसेंट कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक वृत्त किसी त्रिभुज ABC में अंतर्निहित है, यह भुजाओं AB, BC और AC को क्रमशः बिंदु R, P और Q पर स्पर्श करता है। यदि AQ 2.5 सेंटीमीटर है, PC 3.5 सेंटीमीटर है और BR 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, एक त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है जो इनकी भुजाओं को टच कर रहा है। AB को कहाँ पे टच कर रहा है? R पे, BC को P पर और AC को Q पर। आपको दे रखा है AQ की लंबाई, यानी यहां से यहां की लंबाई दे रखी है 2.5, PC की लंबाई 3.5, PC की लंबाई 3.5 और BR की लंबाई है 5। BR की लंबाई क्या है? 5। तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज की परिधि बताइए, है ना, त्रिभुज का परिमाप बताइए कि इसका परिमाप क्या है। तो आपको पता होगा कि किसी भी वृत्त पर एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो आप देखोगे इस बिंदु से AQ भी एक स्पर्श रेखा है और AR भी स्पर्श रेखा है,
तो इन दोनों की लंबाई क्या होगी बराबर, तो ये भी 2.5 हो जाएगा। अगर ये 2.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 2.5। इधर भी उसी तरह से देखिए कि ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा बराबर होगी। अगर ये 3.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3.5, और ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा बराबर होगी, तो ये 5 है, बी आर 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप टोटल जो है इसको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। त्रिभुज का परिमाप तो कितना हो गया, दशमलव दशमलव वाला जोड़ लेते हैं, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 5, और ये दोनों मिला के कितना हो गया 7, और ये 5, यानी 5 प्लस 7 प्लस 10, ये दोनों मिला के 10 ना, तो 17 और 5 कितना हो गया 22 है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी आपको किसी त्रिभुज के अंदर एक वृत्त दिया हो और उसमें एक एक साइड के इस तरह से आपको जो है भुजा दिया हो, यानी एक स्पर्श रेखा की एक एक लंबाई दी हो और त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा हो, सिंपल सा सबको जोड़ देना है, 2.5 प्लस 3.5 और प्लस 5, और इसका कर देना है डबल। इसका क्या कर देना है डबल, तो आपको त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। यहाँ से देखो कितना हो गया 6 5 11, 11 दूना 22। तो जब भी किसी त्रिभुज के अंदर क्या दिया हो, वृत्त दिया हो, और वो त्रिभुज की भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर स्पर्श कर रहा हो, और उसमें हर एक भुजा का जो एक पार्ट है, यानी जो एक स्पर्श रेखा है, वो उसकी लंबाई दी हो और त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा हो, तो सभी को जोड़िए और उसका डबल कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुतों बार एसएससी में आ चुका है और आगे भी आएगा। कह रहा है ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वो किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए जो है 20% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए है, बी है, सी है, और इनके कार्य करने का क्षमता का जो अनुपात है वो 7:3:5, और ये दे रखा है कि तीनों मिलकर जो है 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट पता होगा, जो टोटल वर्क है वो कैसे निकलता है, सबकी क्षमता को जोड़ दीजिए, उसमें कितना दिन में वो काम कर सकता है उस दिन से गुणा कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा टोटल वर्क। यहाँ पे हमें टोटल वर्क मिल गया कितना, टोटल क्षमता कितना है 7 10 और 5 15, 15 टोटल क्षमता है और तीनों मिलकर 7 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम हो गया 15 गुना 7। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। अब इस वर्क को किससे करवाना है, ए से। ए एक दिन में कितना कर रहा है 7, क्षमता का मतलब ही होता है एक दिन में किए गए कार्य, तो एक दिन में ये 7 काम कर रहा है और टोटल काम कितना है 15 गुना 7, तो ए को उस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम है 15 गुना 7, एक दिन में 7 कर रहा है तो इतना समय लगेगा, यानी कितना समय लग जाएगा 15 दिन लग जाएगा ए को टोटल काम करने में। लेकिन यहाँ हमसे पूरा काम नहीं करवाना है, ए से पूरा काम नहीं करवाना है, ए से सिर्फ 20% काम कराना है, तो समय भी टोटल समय का 20% लगेगा, यानी 1/5 लगेगा, तो 20% काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा। यदि 9 अंकों की संख्या 985x367 72 से विभाजित है तो 3x - 2y का मान निकालना है। 985x367 ये 72 से विभाज्य, 72 से विभाज्य है, तो 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लोग 9 गुना 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को 9 गुना 8 लिख सकते हैं, यानी कोई संख्या 72 से विभाज्य है मतलब वो 9 से भी विभाज्य होगा और 8 से भी विभाज्य होगा। तो पहले 8 का नियम देखिए, 8 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या का आखिरी 3 डिजिट जो है वो अगर 8 से कटेगा तो ये संख्या भी पूरा 8 से कटेगा, यानी आखिरी 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा संख्या 8 से कटेगा। तो अब देखिए 8 से अगर हम इसमें भाग लगाए आखिरी के 3 नंबर में, तो यहाँ 8 की 8 क्या लग जाएगा 64, सॉरी 8 नाम 72, 8 नाम 72, तो यहाँ क्या बच जाएगा 6 और ये y। बताइए कि 6 के साथ y क्या रहे यहाँ पर कि वो 8 से कट जाए, तो आपको पता है कि 6 वाले में 8 से कटने वाला एक ही नंबर है, वो है 64, यानी कंफर्म हो गया कि इस y का मान कितना है 4 है। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो गया 4, तो 985
x 3 6 7 8 और 4। हमें y का वैल्यू पता हो गया, तो y का वैल्यू 4 है। अब ये नंबर 9 से कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि इसका जो सम है वो 9 से कटना चाहिए, यानी हर एक डिजिट, जितने भी डिजिट है इसमें, उनको अगर हम जोड़ दें और जोड़ने के बाद अगर 9 से वो कट जाए तो ये नंबर भी 9 से कटेगा। तो इस जोड़ने के क्रम में हम क्या करेंगे, जो भी संख्या 9 से कट रहा है या सम, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 9 से कट रहा है, 9 खत्म, ये 3 और 6 9 खत्म। ठीक है, और इधर उसके बाद क्या बचा है, 8 5 13, अच्छा 5 और 4 9 खत्म, इधर बच गया क्या 8 8 16 और 7 23, यानी x प्लस 23 जो है वो क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो 23 के आगे बड़ा नंबर कौन है जो 9 से कटता है, 27। तो 27 बनने के लिए x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4। ठीक है, अच्छा कोई ऐसा है कि नहीं सोच पा रहा है कि 9 से कौन कौन कट रहा है, तो आप सबको एक बार जोड़ सकते हो, है ना, सबको एक बार जोड़ सकते हो, वहां से भी चेक कर सकते हो, उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ऐसे दिख रहा है तो अच्छी बात है। x का वैल्यू भी 4 है और y का वैल्यू भी 4 है, तो आपसे पूछा है 3x माइनस 2y का मान। तो 3 गुना 4 और माइनस 2 गुना 4, यानी 1 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4। 3x माइनस 2y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। कह रहे हैं 5 रूट 5 एक्स क्यू माइनस 3 रूट 3 वाई क्यू भागा रूट 5 एक्स माइनस रूट 3 वाई। ये एक्स रूट से बाहर है, दोनों जगह एक्स क्यू वाई क्यू ये सब रूट से बाहर है, रूट में सिर्फ 5 और रूट 3 है। ठीक है, तो आपको पता होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू में अगर हम ए माइनस बी से भाग करें तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्यों, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। और इसमें अगर हम लोग भाग लगा दे किससे, ए माइनस बी से, तो ये से ये कैंसिल होकर ये बचेगा। तो यहाँ देखिए ए का काम कौन कर रहा है, रूट 5x, और बी का काम कौन कर रहा है, रूट 3y। तो इसमें ये आप देखोगे ये रूट 5x का होल क्यू है ऊपर वाला, और ये जो है रूट 3y का होल क्यू है, और इसमें हम लोग भाग लगा रहे हैं किससे, रूट 5x माइनस रूट 3y से। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ आप देखें ना, आप डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखते किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है, रूट 5x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 3y का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, आप प्लस में 3 प्लस में a इंटू बी, यानी रूट 5 इंटू रूट 3 xy, यानी कितना हो जाएगा रूट 15 xy। तो आप इससे तुलना करोगे कितना का वैल्यू ये दे रखा है, तो a की जगह कौन आ रहा है, a की जगह 5 आ रहा है, b का इससे तुलना करोगे तो b का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, b की जगह 3। सिंबल भी आप ध्यान रखना, कभी कभी प्लस माइनस भी दे देता है, जैसे यहाँ पे अगर माइनस सी कर देते तो सी का वैल्यू रूट 15 नहीं बल्कि माइनस रूट 15 हो जाता है ना। तो यहाँ सी है प्लस में और यहाँ भी प्लस में रूट 15 xy है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 15 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है 3a प्लस 4b माइनस रूट 15 सी का मान। तो 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5, प्लस 4 इंटू बी का वैल्यू है 3, माइनस रूट 15 इंटू सी का वैल्यू कितना है, रूट 15। तो ये हो गया 15 प्लस 12 माइनस रूट 15 इंटू 15, तो 15, 15 से 15 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 12 आ गया। कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुल छूट 144.30 रुपया हो जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 520 रुपए है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, दो लगातार x% का छूट दिया गया है, तो दो लगातार x% का छूट होगा x प्लस x माइनस x इंटू एक्स बटा 100, ये परसेंटेज में, यानी इसका टोटल परसेंटेज बनता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100 के।
और इसको आप लोग जब निकालोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 144.3 कितना में डिस्काउंट मिला है, 520 में गुना 100% के बराबर। और यहाँ से सॉल्व करके आपको x का मान निकालना है, जो कि हम लोग को नहीं करना है इस तरीके। ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका होता है हिट एंड ट्राई। ठीक है, टोटल आप पहले क्या करो, परसेंटेज निकाल लो कि 144.3 जो हमें ब्याज मिला है 520 पर, सॉरी छूट मिला है, वो टोटल छूट कितना प्रतिशत मिला है। तो एक जीरो से एक जीरो ये खत्म और एक जीरो से ये दशमलव खत्म कर देते हैं, यानी 1443/52। ठीक है, 1443/52। तो 13 चक 52 कट जाएगा और 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, यानी 111/4%। तो 4 दूना 8, 3 और 7 चक 28, 3 और 7 चक 28, 2 5 चक 20, यानी 27.75% टोटल जो हमें छूट मिला है वो 27.75% मिला है। और कोई भी दो लगातार छूट x और x का जो दो लगातार छूट होता है वो x प्लस x और माइनस में x इंटू एक्स बटा 100 के बराबर होता है। अब आप ऑप्शन से चेक करो, देखो यहाँ करते तो ऐसे ही 18 दूना 36 हो जाता और 18 का स्क्वायर ये करते तो 18 प्लस 18 माइनस 18 गुना 18/100 और ये चीज कितना आना चाहिए, 27.75 आना चाहिए। तो ये ऐसे ही 18 18 36 हो गया और ये बहुत होगा तो 3 होगा, है ना, 3.24। तो 36 में से 3 या 4 भी जाएगा तो 32 ही आएगा और हमको कितना चाहिए, 27 चाहिए। इसका मतलब कंफर्म है कि आंसर हमारा 18 से छोटा होना चाहिए। तो जब 18 नहीं हो रहा है तो 20 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, बचेगा कौन, 15। तो आपको इस तरह से हिट एंड ट्रायल लगाने हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो जल्दी बनेगा। बाकी आप यहाँ से सॉल्व करके एक्स्ट्रा मान निकाल सकते हो, जबकि सबसे बेहुदा तरीका है। ठीक है, जरा यदि यहाँ पे x होगा यदि x को 25, 18, 67 और 46 में से प्रत्येक से घटाया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात में आती है। तो आपसे पूछ रहा है कि x प्लस 5 और 2x प्लस 1 के बीच का मध्य अनुपातिक ज्ञात करें। देखिए अभी रेशियो का जो चल रहा था वीडियोस में भी बताया ये चीज कि ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहला दूसरा का गैप जो कि कितना का है, 7 का, और तीसरा और चौथा का गैप जो कि कितना हो जाएगा, 21 का। इसका रेशियो निकाल लीजिए, ये रेशियो आ गया कितना, 1:3, 1:3। अब ये किसके बराबर होगा, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या में जो भी घटाने से x घटाने से आएगा उसका ही रेशियो 1:3 होता है। यानी 25 माइनस एक्स और 67 माइनस एक्स जो आएगा वो 1:3 आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका गैप देख लेते हैं कि इसका गैप कितना का है, 42 का गैप दिख रहा है। ठीक है, ये हटा देते हैं। तो इसका भी गैप कितना का होना चाहिए, 42 का, बट कितना का गैप है, 2 का। तो हमें कितना से गुना करना होगा, 21 से ऊपर भी और 21 से नीचे भी, यानी इधर हो गया 21/63। यानी जो 25/67 था वो 21/67 हो गया, 21/63 हो गया। तो कितना कम रहा है, 4, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 4। तो आपसे क्या पूछ रहा है, x प्लस 5 यानी 4 प्लस 9, 4 प्लस 5 9, और यहाँ 4 दूना 8 और 1 9, इसका मध्यानुपाती। तो 9 गुना 9 का रूट कर देंगे तो यही इसका मध्यानुपाती हो जाएगा, यानी 9 इसका आंसर हो जाएगा। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है तो वो कंपोनेंडो या डिवाइडेंडो लगा सकते हैं। 25 माइनस एक्स बटा 18 माइनस एक्स इक्वल टू 67 माइनस एक्स बटा 46 माइनस एक्स। तो जब भी a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी बटा बी
इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी, यानी अंश के जगह अंश में से हर को घटा सकते हैं। तो घटाने से फायदा क्या होगा कि x से x कैंसिल हो जाएगा। अब 25 में से 18 गया तो 7 बटा 18 माइनस एक्स इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो 21 बटा 46 माइनस एक्स। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 7 से कट जाएगा 3 बार में, ऐसे क्रॉस गुना करेंगे 46 माइनस एक्स, और इस तरह से क्रॉस गुना करेंगे तो 18 तिहाई 54 माइनस 3x, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 8, यानी x बराबर हो गया 4। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, और नहीं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है फिर से समझा देते हैं कि पहला दूसरा का अंतर और तीसरा चौथा का जो अंतर का रेशियो आएगा, यह रेशियो पहला और तीसरा में से x घटाने के बाद का रेशियो होता है। तो अगर इसका रेशियो 1:3 आया है तो पहला और तीसरा में से x घटाने के बाद जो संख्या बनेगा उसका भी रेशियो 1:3 होगा। तो घटने से पहले जो गैप है वो घटने के बाद का भी गैप होता है, यानी घटने से पहले इन दोनों का गैप 42 का है तो 1 और 3 का गैप भी 42 का होना चाहिए, बट ये 2 का गैप है तो इसको 42 बना लेंगे, तो 21 से गुना कर दिए ऊपर भी और नीचे भी, तो बन गया गैप 42 का, यानी 25 जो नंबर था वो घट के 21 हो रहा है, जो 67 था वो घट के 63 हो रहा है, यानी कितना घट रहा है 4, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4। कह रहा है x प्लस वाई बराबर 11 और x इंटू वाई बराबर 24 है, x बड़ा है y से, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x प्लस वाई आपको 11 दे रखा है और x इंटू वाई 24 दे रखा है। वैसे तो ये डायरेक्ट अगर आपका कैलकुलेशन पूरा ठीक ठाक है तो तुरंत हिट होगा, 8 3 24, 8 3 24 और 8 3 क्या हो गया 11, तो x का वैल्यू हो गया 8 और y का वैल्यू कितना हो गया 3, 8 3 24 और 11, तो आप सीधा सा 8 का क्यूब करोगे कितना 512 माइनस 3 का क्यूब 27, कितना हो जाएगा, इधर गया 12 और 15 तो 450। ठीक है, तो यहाँ तो चलिए डेटा फिक्स था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा, तब क्या कीजिएगा, तो यहाँ से आपको एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला लगाना होगा। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, सारे टर्म हमको एक्स माइनस वाई में ही लिखने हैं, तो एक्स माइनस वाई और इस पूरे को लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 3x वाई। इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए और x इंटू वाई चाहिए। अब देखोगे क्वेश्चन में x इंटू वाई है तो x माइनस वाई निकालेंगे। x माइनस वाई कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 4x वाई लिख सकते हैं। ये हो गया 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 24, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 121 माइनस 96 यानी 25, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो इसमें पुट कर देंगे 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 24, 24 क्या 72 और 25, 72 और 25 कितना हो गया 97, तो 5 गुना 97 यानी 500 में से 15 गया तो 400। तो जहाँ भी आप वैल्यू ये नहीं सोच पा रहे हो वहाँ पे ऐसे कर लो, ताकि अगर आपको दिख रहा है डायरेक्ट, वैसे ये आसान डेटा था 8 3 24 और 8 3 11, इतना आपको सोचना चाहिए अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा भी ठीक ठाक है तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। कह रहा है ए ने एक कार्य शुरू किया और 2 दिनों के बाद उसने कार्य छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य 9 दिनों में पूरा किया। यदि ए ने 3 दिन तक काम किया होता और फिर छोड़ दिया होता तो बी शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा करता। तो ए और बी अलग अलग कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ए की क्षमता ए है और बी की क्षमता बी है, तो ए 2 दिन में कितना काम किया 2A काम किया और बी 9 दिन में, इसके बाद बी काम कर रहा है तो बी 9 दिन में कितना काम कर लेगा 9B, ये टोटल काम हो गया। लेकिन इसी काम में अगर ए 3 दिन करता तो टोटल काम ए के द्वारा किया हुआ 3A, तो बाकी काम बी कर देता 6 दिन में, यानी बी कितना काम करता 6B, ये भी टोटल वर्क ये भी टोटल वर्क, तो दोनों वर्क क्या होगा बराबर, ये भी क्या है टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क है तो बराबर हो गया। यहाँ से ए बराबर आ गया कितना 3B, यानी हमें ए और बी के क्षमता का अनुपात पता चल गया
3/1 यानी 3:1, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है तो बी एक दिन में 1 काम करता है। तो आप इसको इसमें या इसमें रख के टोटल वर्क निकाल सकते हो, यानी टोटल वर्क आपका हो जाएगा, इस पहले वाले में ही रख लेते हैं, तो 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 3 प्लस 9 इंटू बी की जगह 1 यानी 9 6 15, तो टोटल वर्क हो गया 15। अगर इसको ए से करवाना है, तो एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 15 काम करने में 5/3 यानी 15/3 यानी 5 काम। और बी से करवाना है तो 15 बटा बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1, तो 15 काम कितना दिन में करेगा 15 दिन में, तो बी करेगा 15 दिन में और ए करेगा 5 दिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए 5 दिन और बी 15 दिन। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और बच्चों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये सीरीज रेगुलर रहेगा। ठीक है, और ये जो है एक टाइम इसका फिक्स कर देंगे, डेली ये वीडियो जो है 4 बजे के आसपास, कभी 10-5 मिनट लेट हो जाए बट 4 बजे ये वीडियो हम डेली जो है डाल दिया करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि इस बार जो है आप इस नौकरी के बौछार में एक नौकरी लेकर जाओ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।